क्लास ले रहे हो? अच्छा बच्चे, इससे पहले मैंने एक ओरिएंटेशन क्लास ली लास्ट वीक ट्यूसडे को, आई थिंक मकासी, हमने एक ओरिएंटेशन क्लास कंडक्ट की थी। उस ओरिएंटेशन क्लास के अंदर मैंने जनरली बहुत सारी चीजों के बारे में पहले डिस्कशन किया था और कुछ पढ़ाया नहीं था, कुछ बेसिक आइडिया दिया था कि हम पढ़ते कैसे। ठीक है बेटे, तो मैं बेसिक बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बल्कि ये समझ लो। और इसको कोशिश करेंगे, हम देखेंगे काफी तरह से, बहुत बेसिक डिटेल के साथ। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं सिर्फ इतना बता दूं, तुम लोगों का इंट्रोडक्शन मैं बाद में ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास है तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। मैं बीच में जब आप लोग लिखना शुरू करोगे तो मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन ले लूंगा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बस बता दूं स्टार्ट में। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद माज, ठीक है। आप लोगों के जो बेसिक बायोलॉजी पूरी की पूरी कवर कराएंगे वो अफसोस के साथ मैं हूँगा, ठीक है, लेकिन बेसिकली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, देखो क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, किस तरीके से एड्रेस कर रहे हो, क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद उसकी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फर्दर क्या हो गया? मौत आ गई है? 3 घंटे की तो क्लास हुई है अभी, बस इतनी सी देर में मौत पड़ गई? जिंदा हो? जाग रहे हो? बस ये चीज चाहिए। आ जाओ फिर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? रेस्पिरेशन का टॉपिक डिस्कस किया था, जस्ट रेस्पिरेशन, और उसमें भी काफी सारी एक्सटेंसिव डिटेल थी। तुम लोगों ने मुझे क्या बताया था? रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तुम लोगों ने मुझे क्या बताया था? गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग। लेकिन हमने उसको बहुत प्रॉपर्ली कवर किया था। किस तरीके से प्रॉपर्ली कवर किया था? हमने बोला था रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1, breathing or gaseous exchange. Number 2, circulation of gases. And number 3, oxidation of food and cellular respiration. ये 3 चीजें डिस्कस की थी ना। हम बेसिकली डिस्कस कर क्या रहे थे, मैं पहले से बता दूं। हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? सो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या बोली थी हमारे बच्चों ने? हमारे बच्चों ने डेफिनेशन बोली थी बेसिकली, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था तुम लोगों से? व्हाट इज लाइफ? हाउ कैन यू डिफाइन लाइफ? लाइफ को डिफाइन ही कैसे कर सकते हो? सो time duration between birth and death of an individual is known as life. जानदार की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक के दरमियान जो भी वो टाइम गुजार रहा है वो क्या है बेटा? लाइफ है। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी थी, कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी? रेस्पिरेशन। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि फर्दर आगे चला जाए और हम सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंटली आए, विच इज for me is nutrition. लिखना आराम से, सुकून से, पहले समझना है। आप पिक्चर्स लेके घर चले जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बाद में समझें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाद में लिख लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है? समझ नहीं आ रहा ना अगर, तो बच्चे फिर मसला है, क्योंकि आप करने क्या आए हो यहाँ पे? पहले तो कुछ किया नहीं है 2 साल, तो इसी साल पढ़ लो। है, चले स्टार्ट करें। ओके, अल्लाह मालिक है। What do you mean by nutrition, by the way? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? डाइट, ग़िज़ाइयत। अच्छा, ये उर्दू बता रहे हैं, इन्हें लगा मुझे उर्दू नहीं आती होगी। क्या? इनटेक ऑफ फूड। चलो इसको इस तरह से ऐसे लिखते हैं, कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैं क्या लिख रहा हूं? अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है, अगर मैंने लिखा न्यूट्रिएंट्स की कंजम्पशन, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स देन? अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आएगा, न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ करते हैं? तो चले आए, सबसे पहले इसके साथ फौरन से किसको एड्रेस करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स देन? ओके, ठीक है सर, हम बेसिकली नाम ले सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सबको पता है। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज न्यूट्रिएंट? गुड। एक काम बहुत अच्छा कर सकता है, एनर्जी दे सकता है हमारे पास, यानी मतलब न्यूट्रिएंट्स का काम क्या हो सकता है? पहला काम हो सकता है कि वो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। क्या करें मेरे चीतों? गुड।
डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है सर? डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट का मतलब है हमारे पास क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ाने आया, इससे पहले मैं हॉस्पिटल में था। जब मैं हॉस्पिटल में था, सर्जरी कर रहा था, तो मुझे सुबह क्या करना पड़ा? नाश्ता। वरना सर्जरी में करते करते मैं सो जाता, पेशेंट भी सो जाता हमेशा के लिए। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मुझे क्या रहना था? जागते रहना था, काम करते रहना था। मुझे यहाँ पे आके आपको पढ़ाना है। तुम लोगों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं कहीं चला जाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों की हालत ऐसी हुई है यूं करके। हाँ, सो बेसिकली अगेन हम कंसिडर करते हैं, हाँ सीरियसली, तो हमारे पास क्या हुआ करता है? ये जो क्या है, ये किस चीज की कमी है सर? हमें नहीं पता था कोई 1 बजे पागल बंदा आएगा और इतनी एनर्जी से हमें पढ़ाना शुरू कर देगा। यस, और वो क्लास में इतनी ही एनर्जी अक्वायर करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपके पास क्या होनी चाहिए? आपकी एनर्जी होनी चाहिए। क्या तुमसे काम हो सकता है? कोई काम जिंदगी में कर पाए हो? वो होता है बेटा, दिन में कुछ करते हो या फालतू खाना खा रहे हो? करते होगे ना कोई काम, बहुत सारे काम करते होगे। वो तुम्हारा क्या है? किसका पार्ट है? एनर्जी कंजम्पशन का पार्ट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट का पार्ट है। तो तुम अपनी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो। यस, इसीलिए खाना खा रहे हो। दूसरा मकसद खाना खाने का, कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट, भूख खत्म करना। कहाँ आया हूँ? एनीथिंग एल्स? अरे अम्मा बचपन में खाना खिलाती थी, क्या बोलती थी? ज्यादा खाओ जल्दी बड़े हो। थैंक यू सो मच। किस लिए खाना खाते हो? और शाबाश, ग्रोथ के लिए। याद रखना। दूसरा बेसिक मैकेनिज्म क्या हुआ करता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों कंज्यूम करता है न्यूट्रिएंट्स? फॉर ग्रोथ। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं कहां से? डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट से। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो तुम्हारी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं? चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों के आसान, तुम लोग फिर शुरू हो जाओगे। सबसे ज्यादा अमाउंट में तुम्हारी जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक बात है। कितने? तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर किया जाता है 60 to 70% ऑफ योर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट, शुड बी फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट। क्या हम इतने कार्ब्स कंज्यूम करते हैं दिन में? इससे ज्यादा करते हैं। थैंक यू सो मच। कहां से कंज्यूम करते हैं हम इससे ज्यादा? फूड में क्या होता है? दो चीजें, व्हीट एंड राइस। दो चीजें लाजमी होती है हमारे खाने में। असल में हम कौम ही अलग है। हम कैफे जाते हैं, स्टेक्स ऑर्डर करते हैं। दुनिया भर में, ठीक है, मैं काफी ज्यादा कंट्रीज गया हूं, दुनिया भर में किसी भी कंट्री के अंदर स्टेक्स जो है वो कभी भी राइस के साथ नहीं ऑर्डर किए जाते। ठीक है, फ्राइज के साथ ऑर्डर नहीं किए जाते। वहां वेजीज या मैश पोटैटो, दो साइडलाइंस होती हैं। हमारी कौम ने क्या लिया है? फ्राइज लिया है। हर चीज में फ्राइज लिया है। आलू है बेचारा, उसको तल दिया। हाँ बेचारा आलू बोल रहा मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट थे, सब बर्बाद कर दिया तुमने। फिर दूसरा हमने क्या किया? दूसरा हमने राइस लिया। राइस और व्हीट दो ऐसी चीजें जो मुझे कंटिन्यूसली क्या देंगी? एनर्जी देंगी। कंटिन्यूसली कैसे एनर्जी देंगी? फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के अंदर जितना भी, ये क्या है? मेजर कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। क्या है बेटा? इधर इधर इधर, क्या है मेजर? कार्बोहाइड्रेट सोर्स। वो जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है वो मेरी बॉडी की क्या है? क्या पूरी कर रहा है? एनर्जी रिक्वायरमेंट। अभी जो मैं चल पा रहा हूं, काम कर पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, ये किसकी वजह से? मेरे पास क्या मौजूद है? अच्छा खासा ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को मैं क्या कर रहा हूं? यूटिलाइज। ग्लूकोज किसका पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट का। मैंने कहां से खाया होगा? रोटी या चावल से। और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं। सर मीठा खाने बैठ जाते हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है मीठा खाना। यस, ज्यादा खा लेते हैं तो फिर कहीं और चले जाते हैं। हाँ, आइलैंड घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं आपके पास क्या होगा? आप जब कंज्यूम करेंगे जो भी शुगर्स, तो वो आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेंगी? अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी। तो यस, कार्बोहाइड्रेट इज द फर्स्ट एंड द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन आते हैं? सर प्रोटीन आया करते हैं। सर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, प्रोटीन तकरीबन हम कंसिडर करते हैं 12% ऑफ योर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल, शुड बी फुलफिल्ड बाय प्रोटीन। तो इतना अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए। किस में हुआ करता है? मीट में होता है, दालों में होता है। हमारे पास मीट में सब आ गया ना, व्हाइट राइट दोनों कर दिया मैंने। ठीक है, पल्सेस हो गई, लेंटिल्स हो गए, हमारे पास बीन्स हो गए। इन सब के अंदर क्या होता है? भरा हुआ होता है प्रोटीन। एग में बिल्कुल मौजूद हुआ करता है, मिल्क में मौजूद होता है, योगर्ट में मौजूद हुआ करता है। ठीक है, अभी एडिबल सीड्स में मौजूद होता है। मैं निकल जाऊंगा इधर उधर, रुकते हैं अभी यहीं पे। समझ में आ रहा है? ओके, समझ आ रहा है? गुड। इसके साथ साथ हम कंसिडर करते हैं प्रोटीन के अलावा कौन कौन हुआ करता है? सर एक और चीज होती है जिसका नाम होता है लिपिड्स।
अच्छा, दुनिया भर में ना आइडियली 7 to 10% बॉडी के अंदर फैट जाना चाहिए। हम सिंगर खाते हैं। चिकन बेचारी ऐसे थी, उसने बोला नहीं मैं तो जाऊंगी अंदर, रोल ओवर होती है फुल ऑन, और उसके बाद फिर उसको हम निकालते हैं, 1 पीसेस में रखते हैं, एक चीज टॉप करते हैं, उसके ऊपर सॉस डालते हैं, और फिर हमारी कॉम खा रही होती है। वाह, कोशिश यही है क्लास में, तुम लोगों को भूख लगे तुम लोग मुझे ट्रीट दो। भूखा आदमी हूं यार मैं। इधर देखो, सो बेसिकली हमारे पास, अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में बोलूं तो यस, लिपिड 7 to 10%, लेकिन हमारी डाइट के अंदर लिपिड क्या है, बहुत ज्यादा है। हम हर चीज बगैर ऑयल के नहीं खा सकते, और ऑलिव ऑयल में अगर खा लें तो वो जहर होता है हमारे लिए। हम कैनोला ऑयल खाते हैं, उसके अंदर फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा हम कैनोला ऑयल खाते हैं। अच्छा, डालडा घी। चलो, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए सबसे पहले? ग्रोथ के लिए सबसे पहले ना, सबसे पहले ग्रोथ के लिए चाहिए वाटर। अच्छा, तभी तो हम बोले बड़े क्यों नहीं हो रहे हम। पानी डालेंगे, कौन है ये? तुम तुम ऐसे ही इतने बड़े हो गए ना, कहाँ डलता है नहीं? हाँ, टांगों पे तो नहीं डालते, टांगों पे पानी डालने बच्चा बड़ा हो रहा है पर। ये सिरलैक का ऐड का बता रहा है, वो 10 सेकंड में बच्चे को बड़ा कर देता है। बच्चे ने सिरलैक खाया, दो 10 सेकंड में भरा हो। हमने घर में ट्राई किया, हमारा बच्चा बोला वे क्या कर रहे हो मेरे साथ में। ग्रोथ कौन कराता है सबसे ज्यादा? याद रखोगे कौन कराता है, याद रखना अच्छे से। दूसरा, हमारे पास वाटर के अलावा अगर मैं कंसिडर करूं, एक तो हो गया मेरे पास बेसिक वाटर, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? प्रोटीन। यस, प्रोटीन। बेटा देखो, तुम्हारी बॉडी के अंदर तकरीबन सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। अगर वाटर निकाल दो ना तो उससे बचेगा ड्राई वेट। ड्राई वेट का 60% हिस्सा प्रोटीन से बना हुआ है। तुम्हारे हेयर्स प्रोटीन से बने हुए हैं, नेल्स प्रोटीन से बने हुए हैं, स्किन प्रोटीन से बनी हुई है, मसल्स प्रोटीन से बने हुए हैं, ऑर्गन्स प्रोटीन से बने हुए हैं, बोन के अंदर 20% कोलेजन मौजूद है, प्रोटीन है। यस, बोन के अंदर 60% कैल्शियम है, बिल्कुल मानता हूं मैं, लेकिन कैल्शियम की डिपोजिशन हुई है वहां पे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, बाद में देख लेना ना फोन। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? हाँ, ये 135 बैठे होते थे ना जब यहाँ पे बैच 14 के अंदर 135 स्टूडेंट होते थे बैच 14 में, ठीक है? तो उसमें भी एक बच्चा भी कुछ नहीं कर पाता था बेचारा, फंस जाते थे। नजरें बहुत हैं, फुप्पो वाली नजरें। इधर देखो, आओ आओ सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है अब हम कंसिडर करते हैं। यस सर, कैल्शियम जरूरी है, बहुत जरूरी है, बोन इलॉन्गेशन के लिए जरूरी है, यस बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा क्या जरूरी है? प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी की ऑर्गन मैच्योरेशन भी किससे लिंक करेगी? प्रोटीन से लिंक करेगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास क्या, तकरीबन जैसे मैं बोल रहा हूं बॉडी का 50 to 60% हिस्सा किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी। ड्राई वेट 50 to 60% किसका? ड्राई वेट का। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो हमें और किस चीज की जरूरत है? हमें और लिपिड्स की भी जरूरत है, फैट्स की भी जरूरत है फॉर ग्रोथ पर्पस, ठीक है? एक मिनट, आराम आराम से आता है। फिर इसके बाद हमारे पास कौन आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिसमें कौन कौन आया करते हैं बेटा? विटामिन्स एंड मिनरल्स। याद रखेंगे आप लोग, इसके अंदर कौन कौन आया करते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। समझ में आ रहा है? मिनरल्स में कौन कौन आ जाएगा? बेसिक मिनरल्स बताओ। कैल्शियम तुम लोगों ने बोला था, इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, कॉपर तो बाद में हम, और इसके अलावा सबसे पहले बेसिक्स बोलो। जिंक भी, चलो जिंक हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अगर मैं आसान करता हूं ये सब हैं। याद रखो, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये 3 मेजर आपके हर सेल के बेसिक मिनरल्स हैं। चौथा आ गया कैल्शियम, बेसिक मिनरल है। फास्फेट, 5वां मिनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मिनरल बेसिक मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को हर हाल में चाहिए। इसके अलावा कहां से लाओगे? बाकी जितने भी मिनरल्स हैं वो क्या होंगे? माइक्रो मिनरल्स होंगे, जिसमें जिंक होगा, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीज होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, एंड ऑल दोस थिंग। ये सब क्या है? ये हमारे पास माइक्रो मिनरल्स हुआ करते हैं। कौन से मिनरल हुआ करते हैं? समझ में आ रही है बेटा? हाँ, रेगुलर मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स में फर्क क्या है? माइक्रो मिनरल्स का मतलब है बॉडी के अंदर इनके इनके स्टोरेजेस मौजूद है।
तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने आयरन आज कंज्यूम कर लिया, अगर मैं 3 हफ्ते तक कोई आयरन कंज्यूम ना करूं या 3 महीने तक कोई आयरन कंज्यूम ना करूं, तो मेरी बॉडी वो आयरन को स्टोर करके रखेगी। सोडियम पोटेशियम अगर मैं खाना ही बंद कर दूं तो मेरी बॉडी से लूज होना शुरू हो जाएगा और थोड़े अरसे में मैं कोमा में चला जाऊंगा। किसका? बेसिक सेल के बारे में नहीं पता? इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट की बेसिक जो टोनिसिटी है वो मेंटेन ही कौन करता है? सोडियम और पोटेशियम। तो अगर ये दोनों नहीं होंगे तो सेल ही नहीं सरवाइव करेगा। हेलो, क्या नहीं करेगा? सेल सरवाइव नहीं करेगा। सो दिस इज द मेजर रोल ऑफ न्यूट्रिशन। आप सुनो इधर, लिंक करेंगे अगला टॉपिक। इसी के साथ मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा क्या? जो खाओगे उसमें से एक्सक्रीशन भी होगी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? चलो डेफिनेशन। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, अनवांटेड टॉक्सिक प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। सबको आता होगा, आता है ना? पॉइंट पे बात करें, कैसे बताओगे एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? जो जरूरत नहीं है, बताओ किस चीज की जरूरत नहीं है? यूरिया की जरूरत नहीं है, अच्छा। अमोनिया की भी जरूरत नहीं है, अच्छा। एक्सेसिव वाटर की जरूरत नहीं है, अच्छा। गुड। यूरिक एसिड की जरूरत नहीं है, अच्छा। क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, ओके, इनकी भी जरूरत नहीं है। सॉरी, ज़िंथाइन, हाइपोक्सेंथाइन, मिथाइल अमाइन ऑक्सीडेज, ओके मैम, इन सब की भी जरूरत नहीं है। बाकी बच्चे बोल रहे हैं कौन कौन सी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आप? ज़िंथाइन, हाइपोक्सेंथाइन, मिथाइल अमाइन ऑक्सीडेज, ये क्या बात कर दी भाई? हमें तो पता ही नहीं है ये। पढ़ा है? फिर तू उल्टी बात कर रहा है, फिर बॉल दे रहा है, इतनी लूज बॉल, छक्के मारेंगे देखो अभी। आसिफ अली बने हुए सारे, ठीक है या सारे बताया तो है। मिथाइल अमाइन ऑक्साइड ऑक्सीडेज, ये छोड़ दो इसको और बोलो। अच्छा, ये तुमने कैसे बोला, कैसे लाए तुम ये एक्सक्रीटिव? क्योंकि हमें बताया गया ये एक्सक्रीटिव वेस्ट होते हैं, तो हमने बोला ये बता दें आपको। सुनो इधर, फॉर्म ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक आप कंसेप्ट नहीं बनाओगे ना, ऐसे तो फारिग रहोगे। जो खाया है उस सब का एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। जो चीज खाई है उसी का एक्सक्रीटरी वेस्ट चेक करते हैं कि कौन से सब्सटेंस का क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा। ऑटोमेटिकली सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट पता लग जाएंगे हम। बात समझ रहे हो बेटा? मैं आपको सिर्फ ये नहीं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, पहली क्लास में बोला था, मैं आपको बेटा बायोलॉजी, ये रेगुलर बायोलॉजी नहीं पढ़ाना है। रेगुलर बायोलॉजी बेकार लोग पढ़ाते हैं और बढ़ते भी बेकार लोग हैं। जब तक मैं साफ बोलूं, मेरी क्लास में क्या क्यों कैसे नहीं करोगे तो क्लास में मजा नहीं आएगा आपको। और जब ये सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो जिंदगी में कोई कहीं पे भी खड़े होकर मुंह नहीं छुपाना पड़ेगा। You'll go and answer anybody in any way. At times unexpected होता है उन लोगों के लिए। टीचर्स स्टन रह जाते हैं, बोलते हैं यार आपने क्या सिखा दिया था, हमारी क्लास में आके उन्होंने कर दिया, फिर हमें समझाना पड़ा सबको। सो इसलिए सुकून से समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। सिंपल है, मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर? कार्बोहाइड्रेट्स। मैं कंज्यूम कर रहा हूँ प्रोटीन्स। अच्छा, एक चीज और होती है, मैंने जानबूझ के उस वक्त नहीं लिखी थी, अभी लिखना चाहूंगा। न्यूक्लिक एसिड, जो आपका डीएनए और आरएनए बनाता है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.3% हम कंजम्पशन करते हैं इसकी, ठीक है? तो ये भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सब खा रहे हैं ना। इसी से क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। न्यूक्लिक एसिड की सोर्स क्या है? बहुत कॉमन सोर्सेज है। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, उसके अंदर सेल होंगे, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, वहीं से हमें क्या मिल जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बनाना खा रहा हूं, बनाना इज अ फ्रूट, ठीक है? फ्रूट है ये फ्रूट किसकी वजह से बनता है? ओवरी की वजह से। अब छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा, अभी तुम लोग मेरी शक्लें देखोगे। हाँ हाँ, मैं नहीं बोला, ठीक है? हाँ। सो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, वो जो हमें फ्रूट मिल रहा है उसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड है, उसके अंदर भी सेल्स हैं। अगर मैं चिकन खा रहा हूं उसके अंदर भी सेल्स है।
मैं कोई प्लांट वेजी खा रहा हूं तो वो भी उसके अंदर भी क्या मौजूद होंगे, सेल मौजूद होंगे। तो जब भी मैं सेल खा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल रहा है, न्यूक्लिक एसिड मिल रहा है। ये कंपल्सिव है। डू यू नो कंपल्सिव फिनोमेना? नहीं। बोलो हाँ या ना, मेरी क्लास में हाँ या ना करना है, ये नहीं करना कंपल्सिव फिनोमेना। ब्रो हमें नहीं पता, हम बोलना ही नहीं चाहते, अंदर से मर गए हम। अरे भाई कंपल्सिव फिनोमेना का मतलब क्या होता है, एक चीज कंपल्सरी है, जरूरी है, खुद ब खुद आएगी, आपको लाना नहीं पड़ेगा। तो जब आप प्रोटीन और कार्ब्स कंज्यूम करेंगे तो कंपल्सिवली आप क्या कंज्यूम कर रहे होंगे, न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम करें। दैट्स व्हाई मैंने शुरू में मेंशन नहीं किया था। समझ में आ रहा है? अब सुनो, आ जाओ इधर आओ, एक्सीशन को देखो। सबसे पहले यस, कंज्यूम करते हैं क्योंकि जरूरत कम है मेरा बेटा। एक दफा डीएनए बन गया, डीएनए नाराज थोड़ी होता है। आई एम नॉट वर्किंग टुडे, ओके? अच्छा, सो बेटा न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो बन गया वो बन गया, मेरे पास मौजूद है, ऐसे थोड़ी है चला जाएगा वो। और वो जो बना हुआ डीएनए कहीं चला थोड़ी जाता है, अगर डीएनए कहीं चला जाए तो क्या होगा? बिल्कुल स्टैटिक खड़े हो जाओगे, जैसे बैठे हो बैठे ही रह जाओगे जिंदगी भर। ठीक है, डीएनए का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा सारा एक्सप्रेशन डीएनए बनाता है। पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या, इनका एक्सीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, ये तुम्हें बताना चाहिए, लास्ट क्लास में पढ़ा है। शाबाश मेरा बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सीटरी प्रोडक्ट क्या होता है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है सर? आपने पढ़ाया था बेसिकली, अगर मेरे पास क्या हो, ग्लूकोज C6H12O6, इसके साथ ऑक्सीडाइज करूं इसको, तो ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ साथ एटीपी के अंदर टूट जाएगा। पढ़ाया था। और ये कार्बन डाइऑक्साइड मुझे कहां से मिल रहा है? यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे क्या करना है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे एक्सक्रीट करना है। क्या करना है? लेकिन मैं कैसे एक्सक्रीट करूंगा सर? हम एक काम करेंगे, इसको ब्रीदिंग के थ्रू एक्सहेल आउट करेंगे। क्या करेंगे? ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास एक्सहेल हो रही है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर वन, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट चला गया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कौन? प्रोटीन्स। कौन आते हैं? प्रोटीन्स के साथ साथ मैं एडिशनली काउंट करता हूं न्यूक्लिक एसिड को। ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं हमेशा एक्सक्रीशन के। बिल्कुल बिल्कुल बता दो। इसको रब कर दूं या लिखे रहूं? रब कर दूं ना? अरे कुछ ऐसा नहीं है। किसको हुआ था वैसे ये? डराओ नहीं। अच्छा भाई, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? दोनों ऐसे कंपोनेंट है, प्रोटीन के अंदर बेसिकली अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? एक सेंट्रल कार्बन होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दूसरे साइड पे प्राइमरी अमाइन ग्रुप होता है। एक साइड पे आर अल्काइल रेडिकल होता है और एक साइड पे हाइड्रोजन होता है। हर अमाइनो एसिड एक दूसरे से अल्काइल रेडिकल की बेसिस पे डिपेंड करता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है इस वक्त? यहां से आता है नाइट्रोजन कंपोनेंट। होता क्या है सुनो इधर, जैसी प्रोटीन टूटता है अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है। तो जैसे अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है, ये NH2 यहां से निकलता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है NH3, अमोनिया। अब अमोनिया का एक मसला है। क्या मसला है अमोनिया का? अमोनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? अमोनिया का सबसे बड़ा मसला यह है कि अमोनिया बहुत रीडली रिएक्टिव है। हर चीज के साथ जाके रिएक्ट करता है और फटाफट से उनके आपस के बॉन्ड तोड़ देता है। फुल ऑन फुप्पो मोड है इसमें। हाँ एग्जैक्टली, टॉक्सिक है हर जगह। फुप्पो इज कैफियत, फुप्पो इज नॉट फुप्पो, फुप्पो इज कैफियत। किसी पे भी तारी हो सकती है, लड़का लड़की, बड़े बड़े अंकल छोटे अंकल, बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी अम्मी छोटी अम्मी, सब किसी पे भी तारी हो सकती है। कभी भी किसी के अंदर टॉक्सिसिटी भरे तो वो फुप्पो बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो सो इट्स अ कैफियत। सो हमारे पास ये कैफियत किसके ऊपर तारी हो जाती है, याद रखना है आप लोगों ने, किसके ऊपर? अमोनिया के ऊपर। अब हम अपनी बॉडी से अमोनिया नहीं एक्सक्रीट कर सकते। क्यों? क्योंकि हम इतने, शाबाश, क्योंकि हम इतने अमाउंट में वाटर कंज्यूम करते ही नहीं है। तुम में से कोई भी नहीं होगा जो 50 लीटर पानी पीना शुरू कर दे दिन के अंदर। सर पागलों वाली बातें ना करे, घर वाले बाहर निकाल देंगे। 2 लीटर के बाद अम्मी देख रही होती है, तुम इतना पानी कहां से पी रहे हो, क्यों पी रहे हो आजकल, खैरियत है बेटा?
ठीक है। सो बेसिकली अगर आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, अमोनिया को एक्सीड कर सकते हैं, बिकॉज अमोनिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। हम कैसी हैं, सर्वर दबाएं आपका, बेड बेड लाएं, जाग के बैठना है क्लास के अंदर। पता है मुझे हिम्मत खत्म हुई है। देखो सिर्फ जाग के बैठना है, तुम लोग खाना पीना चाहो कर सकते हो, क्लास में टांगे ऊपर रख के बैठ के पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि काम की चीज है, पढ़ो। सही बेटे, ओके। आज वॉइस बोल ले, अल्लाह का शुक्र है ये मिल गई ना आजादी। अच्छा इधर देखो, अब कुछ पीने नहीं लग जाना है, ठीक है। पानी का मतलब, तो मैंने बोला खाना पीना और सर अगले दिन ला रहे सर। इधर सुनो, यस। सो हमारे पास क्या है, अमोनिया। क्या है, इसकी एक्सक्रीशन के लिए मुझे क्या चाहिए, वाटर चाहिए। क्या चाहिए, वाटर। नहीं कर सकता, तो एक काम करते हैं, अमोनिया को बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, यूरिया के अंदर और यूरिक एसिड के अंदर। यूरिया हमारे पास मेजर कंपोनेंट है। फिर एक और चीज है, नहीं समझ में आया कोई ऐसा बच्चा जिसको अमोनिया रिएक्ट कर जाता है ना, तो अमोनिया को पकड़ के फौरन किसको देते हैं, लिवर को। लिवर का काम क्या है, लिवर बोलता है वैसे भी सारा प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर कहीं हो भी रहा है प्रोटीन ब्रेकडाउन तो सारा का सारा वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू मेरे पास आएगा, मैं संभालूंगा अमोनिया को। अमोनिया को फौरन से मैं कन्वर्ट करूंगा, जल्दी जल्दी रिएक्ट कराऊंगा, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल से एक एक यूरिया बना रहा हूँ। तो ज्यादा अमोनिया यूज हो रहा है किसके अंदर, यूरिया के मॉलिक्यूल के अंदर। यूरिया की सॉल्युबिलिटी लेवल्स भी उस तरीके से नहीं है, उसकी कंपैटिबिलिटी भी डिफरेंट है, उसकी टॉक्सिसिटी भी रिड्यूस्ड है किसके मुकाबले में, अमोनिया के मुकाबले में। तो मेरी बॉडी उसको क्या कर सकती है, मैनेज कर सकती है। आ रही है मेरा बच्चा बात समझ में। सो अभी बेसिक से बेटा, कोई टॉपिक नहीं है, बेसिक टॉपिक्स है, गौर से सुनना। अब क्या होगा मेरे पास, यूरिया यूरिक एसिड ये दोनों प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे अमोनिया से, साथ साथ मेरे मसल है। हाँ, हमारे मसल के अंदर एक खास किस्म का एनर्जी कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं CKMB। छोड़ो यार, ज्यादा हो जाएगा, तुम लोग की शक्लें देख के क्या बोलते रहते हैं हर वक्त। क्रिएटिनिन काइनेज, यस अल्हम्दुलिल्लाह, सही बोला मैंने, बोलो आगे। यूरिया, मैंने बोला यूरिया की टॉक्सिसिटी सॉल्युबिलिटी सब कम है बनिस्बत अमोनिया के, ये बोला मैं, ठीक है। अच्छा भाई इधर देखो, क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम है, क्या करता है, हमारे पास CKMB एक प्रोडक्ट होता है जो कि बहुत हाई एनर्जी प्रोडक्ट होता है। हमारे स्केलेटल मसल्स को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, पता है तुम्हें, हमारे स्केलेटल मसल्स को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। वो देखा है कहीं पे भी अगर हमसे कोई जोर लगाने का कहे तो हम कितना जोर लगाते हैं, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं कि नहीं करते अपने मसल्स के साथ, स्केलेटल मसल्स के साथ, बिल्कुल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे बोलेगा कि ये चेयर आपने उठा के बाहर फेंकनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं उठा के क्या कर दूंगा, इसको बाहर फेंक सकता हूँ, नहीं फेंक सकता, फेंक सकता हूँ। क्यों फेंक सकता हूँ, जज्बाती नहीं हो रहा, चिल करो। हाँ भाई, आधे लोग सोच रहे थे, तो फेंक सकता हूँ, यस बिल्कुल फेंक सकता हूँ। कैसे फेंक सकता हूँ, बिकॉज मेरे मसल्स के अंदर क्या है, कैपेसिटी मौजूद है। यही काम मैं अपने स्टमक से कर सकता हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है। हार्ट से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। हार्ट भले पंपिंग होगा ना, बट इतना नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है उसके पास। मेरी बात को समझ रहे हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास ये है कि अगर मैं इधर देखोगे सारे, ये जो क्रिएटिनिन है ये बहुत ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव एनर्जी कंपाउंड है। क्योंकि मैंने ऐसे ही डिसाइड किया तुम लोगों को एग्जांपल देनी है। मेरे बेचारे इस अपर लिम्ब को तो पता भी नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक से मैंने चेयर उठा ली पूरी की पूरी। जब मैंने चेयर उठाई तो मेरा अपर लिम्ब बोला क्या कर रहे हो भाई, अब मुझे चाहिए होगी इस काम के लिए ज्यादा एनर्जी, कहां से लाऊं मैं, CKMB से। कहां से लाऊंगा, तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, एक नहीं बल्कि 2 बाय प्रोडक्ट होते हैं, क्रिएटिनिन और क्रियाटीन। हम पढ़ेंगे अभी, थोड़ा इधर उधर निकल जाएंगे, ठीक है, थोड़ा आराम आराम से सुकून से। कोई एक चीज जो यूज करूंगा क्लास के अंदर वो लाजमी पता होगी इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ। क्रिएटिनिन और क्रियाटीन ये दोनों मुझे एक्सीड करना है, बिल्कुल जरूरी है। एक तो आ गया मसल से, मसल्स भी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, ये याद रखना। अब आ जाओ इधर, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है कोई,
कोई नाइट्रोजन कंपाउंड है? नाइट्रोजनस बेसिस क्या मौजूद होती हैं? शायद तुम लोगों ने सुना हो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, पढ़ा है? ये सब क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। तो इनकी नाइट्रोजनस बेसिस को हम बेसिकली इनको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? दो चीजों के अंदर। कौन सी दो चीजों के अंदर? ज़ेंथाइन, या ज़ेंथीन भी बोलते हैं इसको, और हाइपोक्सिंथीन और हाइपोक्सिंथाइन। ओके चीतो? हाँ, क्या हुआ बता? मेरे पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड में मेरे पास क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। क्या है? वो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर से जब वो टूटेंगे, न्यूक्लिक एसिड टूटेंगे, तो नाइट्रोजनस बेसिस निकलेंगी। उस नाइट्रोजनस बेसिस को मैं ऐसे ही एक्सक्रीट तो कर नहीं सकता हूं, उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। तो मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? ज़ेंथीन और हाइपोक्सिंथीन में। किस में? अब सुनो, ये सब नाइट्रोजनस बेस्ड है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, ज़ेंथाइन, हाइपोक्सिंथाइन। क्यों नाइट्रोजन बेस्ड है? ये सब कहां से आ रहा है? प्रोटीन सोर्स से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? न्यूक्लिक एसिड सोर्स से है। सब किसका? नाइट्रोजन का बना हुआ। बॉडी में नाइट्रोजन का रोल है, अनटिल अनलेस प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होगी, वो अमीनो एसिड की फॉर्म में होगी। अदरवाइज नाइट्रोजन का सिंगल सोलो कोई भी रोल बॉडी में नहीं है। हम प्लांट थोड़ी हैं जो हमें क्लोरोफिल बनाना पड़े, जिसके लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए हो। आधे लोग कंफ्यूज क्यों हो? तुम लोग बनाते हो क्या? धूप में निकल जाते हो, आओ चलो, भरोसा है? तुम लोग ऐसे बात कर, जैसे देख रहे हो वैसे मुझे टेंशन है। नाइट्रोजन नहीं है ना तुम्हारी बॉडी के अंदर, कोई मेजर रोल तो नहीं है। अभी ना बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं? ऐसे बैठ के ऐसे देख रहा हूं, बेचारे मेरे बच्चे। बॉडी के अंदर कोई भी चीज जो पुरानी हो जाए उसको रखा नहीं जाता। जैसा हमारी जिंदगी में कोई भी चीज पुरानी हो जाए उसको हम रखते हैं। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। समझ आ रहा है? तो जो भी चीज आपके पास रफ एंड टफ होती है उसको आप अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। एक आसान बात बताऊं, जब मैं अपनी आज रात को घर जाके, जब आई रिमूव दिस शर्ट, तकरीबन 20,000 सेल्स इस शर्ट के साथ वापस चले जाएंगे। सो इतने सारे रोज की डेली बेसिस के ऊपर सेल्स मेरे जा रहे हैं। इसी तरीके से आरबीसी जा रहे होंगे, इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी की लाइफ ही 6 घंटे की होती है, 6 घंटे से 14 दिन तक की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी की प्लेटलेट्स 11 से 12 घंटे रहते हैं। कुछ पूछना? नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा? सॉरी, अच्छा बता रहा हूं। एक सेकेंड। तो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली सेल की डेथ हो रही है, नए सेल भी बन रहे हैं टू बैलेंस दैट आउट। और उसी के लिए आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? न्यूट्रिशन। जब नए सेल बनना बंद हो जाएंगे और सेल की डेथ बढ़ जाएगी, तो आप एज करना शुरू कर दोगे, उम्र रसीदा होना शुरू हो जाओगे, बूढ़े होना शुरू हो जाओगे, आप यूं करके चलना शुरू हो जाओगे। हम जस्ट किडिंग यार, सीरियस हो जाते हो तुम लोग। अब मैम का क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। यस, creatinine kinase is an enzyme actually that break down creatine। हम आमतौर पे बोला करते हैं that break down CKMB। ठीक है, जब मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दूंगा यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो CKMB वहां आपको डिटेल में बता दूंगा व्हाट इज CKMB। creatinine kinase is that enzyme जो कि ब्रेक करता है CKMB को into creatinine and creatine। तो हमें अपनी बॉडी से क्रिएटिनिन और क्रिएटिन को एक्सक्रीट आउट करना होता है लास्ट में। अब आता है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं अभी भी नहीं? पक्का? तुमने ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि तुम कुछ और डिस्कस करेगी। पता है यार, ऐसे नहीं करो। इधर देखो, हाँ भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास ये सारी चीजें जितनी भी मेरे पास डेवलप हो रही हैं, इन सबको मुझे क्या करना है? एक्सक्रीट। क्या करूंगा? यूरिन फॉर्मेशन करूंगा, उसके अंदर इस सबको डालूंगा और बोलूंगा निकल जाओ।
सिंपल है। हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है? यूरिन नहीं बनता है। एक तो हमारी देसी अंग्रेज, यूरिन नहीं होता कुछ, क्या होता है? यूरिन। हाँ, यू को ई यू प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे, यूरिन। बोलो थैंक यू। कोई बाहर निकलता हुआ निकलने, सर यूरिन बना था ना, मारूंगा मैं। प्रोनाउंसिएशन बहुत करेक्ट होनी चाहिए। आप बोलो तो तमीज के तो लगे यार, ढंग के तो लगे। यूरिन, यूरिन बनाता हो तो उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ करता है? एक्सक्रीशन हुआ करता है। किस किस का? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों भेज रहे हो यूरिन में? तुम कर क्या रहे हो? मैं बोल रहा हूँ निकल जाओगे तुम लोग। तुम मेडिकल स्कूल जाके बोलोगे नहीं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से नहीं जाएगी, नहीं, नाक बंद, लेट इट। अब इसको एक्सक्रीट करेंगे हम यूरिन से। कम ऑन मैन। हाँ, क्या जाएगा यूरिन में? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, ज़ेंथाइन, हाइपोक्सिंथाइन। ठीक है। वाटर तो कंपल्सिव है, बगैर वाटर के ये जाएंगे किसमें? हवा में थोड़ी उड़ते हुए जाएंगे। इसको क्या चाहिए होगा? वाटर चाहिए होगा कंपल्सिव फिनोमेना के थ्रू एक्सक्रीशन के लिए, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। एनीथिंग एल्स? एक एक करके, एक एक करके। पहले मैम का लेना क्वेश्चन, फिर आते हैं। नहीं नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ, पूछो। नाइट्रोजन का बॉडी के अंदर मेजर फंक्शन नहीं है। जो भी नाइट्रोजन फंक्शन परफॉर्म करती है वो अमीनो एसिड की फॉर्म में परफॉर्म करती है, प्रोटीन बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन का इंडिविजुअल सोलो बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है। प्लांट सेल के अंदर फंक्शन है, बिकॉज हमारे पास क्या हुआ करता है? प्लांट सेल के अंदर बेसिकली वो क्या कर रहा होता है? क्लोरोफिल सिंथेसिस कर रहा होता है। हमारे पास क्लोरोफिल सिंथेसिस का कोई फिनोमेना नहीं है, इसलिए इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं होता। पहली चीज। डीएनए और आरएनए हमारे पास बहुत ही माइक्रो क्वांटिटी के अंदर बनते हैं, और एक दफा बन जाते हैं तो वो डेवलप रहते हैं। जहां सेल की डेवलपमेंट के लिए डीएनए की जरूरत है, वहां नाइट्रोजन फुलफिल कर रही होगी उस रिक्वायरमेंट को, लेकिन फिर भी एक्सेसिव नाइट्रोजन रहती है और उसको रिमूव करना जरूरी होता है। हाँ, एक एक करके आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा। यस, हम खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। हम जो प्लांट खा रहे हैं उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। नाइट्रोजन एक्सेसिव क्वांटिटी में पहले तुम्हारी बॉडी में जा रहा है। सॉरी, तो उस एयर की नाइट्रोजन को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे सेल मौजूद नहीं है ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन को कैरी कर सके। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए तो आरबीसीज हैं, लेकिन नाइट्रोजन को कैरी करने के लिए कोई हमारे पास सेल मौजूद नहीं है। अब उसके अंदर अभी आता है, 2 मिनट। नो मेरा बेटा, वाटर उतना एक्सक्रीट होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझ जैसा बंदा है, अब देखो, मेरा एक मानना है, तो मैं भी बोल रहा हूँ, शायद तुम्हें समझ में आए बात। बॉडी जो है ना, इंसान की जो बॉडी है, ये अल्लाह ताला ने उसको नेमत के तौर पे दी है। इसका ख्याल रखना चाहिए, ये मेरा ईमान है। तो मैं इसका, अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखूं। अब मैं क्या ख्याल रखूं? बेसिक काम करूं, खाना टाइम से खाऊं। सही है, जो खा रहा हूं पता हो वो क्या खा रहा हूं, उसके अंदर मुझे कितना कार्ब्स मिलेगा, कितना प्रोटीन मिलेगा। ये नहीं मैं कैलकुलेटर निकाल के बैठ जाता हूँ, हाँ भाई मैंने लार्ज पिज्जा ऑर्डर किया तो इसके अंदर मुझे इतना नो, ऐसा चक्कर नहीं है। आई एम कैलकुलेटिंग, एक जनरल रफ आइडिया ले रहे, और फिर उसको कंज्यूम करने के बाद देख रहा हूँ कि मुझे उसकी यूटिलाइजेशन कैसे मिलेगी। एक बार मैं वाटर अच्छा कंज्यूम करूं अपनी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैं गर्मी के अंदर तकरीबन 20 से 22 ग्लास पानी पीता हूं दिन के। अगर मैं 20 to 20 ग्लासेस ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहा हूं इन समर, और मुझे प्रेस्पिरेशन होती है, तो मेरी बॉडी को बैलेंस कर देगा वो। लेकिन अगर मैं सर्दियों के अंदर क्या कर रहा हूं, ज्यादा पानी, कॉल कॉल बाहर जाके अटेंड करो, ठीक है। हाँ हाँ, कॉल जाके बाहर अटेंड करो, बीच में अजीब सी बात हो जाती है, किसी को कोई बात कहीं से लिंक कर गई, मैं नहीं संभालूंगा। बता रहा हूँ। अच्छा, इधर देखो, लास्ट ही इंपॉर्टेंट क्या है, गौर से सुना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सर्दियों के अंदर इतना अमाउंट ऑफ वाटर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, 20 नहीं 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी बॉडी के अंदर रुकेगा नहीं, मेरी बॉडी को प्रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है। तो मेरी बॉडी वो 12 to 13 या 14 ग्लासेस ऑफ वाटर जो कंज्यूम कर रही होगी, उसमें से ज्यादातर वाटर को कंपल्सिवली एक्सक्रीट कर देगी, बिकॉज बॉडी को जरूरत नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, उतना अमाउंट ऑफ वाटर को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। अब एक सिनारियो हमारी नई जनरेशन का है, पानी पीते ही नहीं है, क्योंकि इस बात का ख्याल रहता ही नहीं है कि पानी पीना है।
ये बिल्कुल सच बात है। उसका उसका क्या है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन से हमें ये बोला नहीं गया कि आपने इतना अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करना है। हमारे पेरेंट्स ने बोला बेटा तुम लोगों ने ड्रग्स नहीं करनी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्मोक नहीं करना, तुम लोगों ने गलत सोबत पे नहीं बैठना, ठीक है, जबकि गलत सोबत उन्हीं के बच्चों से शुरू हो रही है। लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी भी ये नहीं बोला कि बेटा तुमने जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर ये खा रहे हैं, कभी भी नहीं बोला। उन्होंने बोला खाओ, नहीं खा रहे तो लेकर जा रहे हैं, बस। इससे ज्यादा पेरेंट्स बात ही नहीं करते थे। तो जब पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया तो हमें कभी पता ही नहीं लगा जिंदगी में क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। और उन्होंने कभी हमें ये बोला नहीं कि आप बेटा दिन के अंदर 20 ग्लास पानी पीजिए, हमें तो कभी, मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने कभी भी नहीं बोला। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने क्या बोला, बेटा बस जिंदा रह लो, चल लो, हम कमा रहे हैं तुम्हें खिला रहे हैं, बस तुम्हारी जिंदगी चल रही है ना, बस चलो, सिंपल है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे कतन नहीं बोला जाके, ठीक है। अच्छा तुम लोग बोल रहे होगे यार ये कैसे पेरेंट्स के ऊपर रख के सारी कहानी चला रहे हैं, नहीं सच बात है। हमें सोसाइटी के अंदर फ्लॉ एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और खुद बेहतर करना पड़ेगा उनको। और ये हमें कैसे आएगा, जब हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट एवरीथिंग, देन विल डू दैट कि नहीं यार ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे नहीं करो। बहुत सिंपल है। सो हम कंपल्सिवली वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। चल सकता हूं आगे? ओके, थैंक यू। इधर देखो, ये तो हो गया हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम क्या बोला करते हैं, लिपिड्स। बेटा लिपिड्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स है। उसकी एक टाइप है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, उसके अंदर फैट्स और ऑयल्स दोनों होते हैं। तो लिपिड्स इज अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी, फैट उसकी एक क्लास है। ठीक है, सुनना जरा गौर से। लिपिड्स के अंदर जब भी मैं बात करता हूं, गौर से सुनोगे, इधर देखोगे सारे। लिपिड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, कीटोन बॉडीज। क्या प्रोड्यूस करते हैं? और ये यूजुअली हमारे स्टूल्स में पास, किस में पास होती हैं? इसी तरीके से जो लिवर से एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, आरबीसीज वगैरह का, जो बिली रिबन, बिली वर्डिन बनती है, शायद सुना होगा तुम लोगों ने, वो सब भी किसके थ्रू पास हो रही है? स्टूल। स्टूल एक्सक्रीशन नहीं है, स्टूल इजेशन है। क्या है स्टूल का पास होना? इजेशन। क्योंकि तुमने क्या किया था, इंजेस्ट किया था। अब ये क्या हो रहा है, इजेस्ट आउट हो रहा है। समझ रहे हो? तो एक्सक्रीशन के अंदर फर्दर कौन आता है, इजेशन भी आता है। कौन आता है? इजेशन। वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल है, अनवांटेड है, इसको निकाल तो रहे हो ना बॉडी से, इजेशन है। समझ में आ रही है? सो हम हमेशा कंसिडर करते हैं लिपिड से आती है कीटोन बॉडीज। न्यूक्लिक एसिड का पता लग गया। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन अगर बहुत ज्यादा तादाद में आ जाएंगे तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, वो वैसे ही बाहर चले जाएंगे। नहीं, फैट सॉल्युबल विटामिन अगर आ भी जाए ना बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसको वैसे ही निकाल देगी बॉडी से बाहर, उसको रखेगी नहीं अगर एक्सेसिव क्वांटिटी है अंदर। हाँ, लेकिन अगर मिनरल्स एक्सेसिव क्वांटिटी में आ गए तो वो बैलेंस खराब कर सकते हैं आपकी बॉडी का। वो इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहा करते हैं मिनरल्स एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक सर्टेन क्वांटिटी के अंदर, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा नहीं आप पिए जा रहे हैं। नमक बहुत ज्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए, उसकी बेसिक वजह यह है कि सॉल्ट ज्यादा है, वो जाके क्या करना शुरू कर देगा, अंदर कहानी अलग शुरू कर देगा। बहुत ज्यादा बनानास एक साथ नहीं खाते जाना चाहिए। बहुत सारे लोग 15-15 20-20 केले खा जाते हैं एक साथ, 10 केले खा जाते हैं, 12 केले खा जाते हैं एक साथ। नहीं खाना चाहिए, पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, जाके बैलेंस आउट कर सकता है। हमें हर चीज को एक मॉडरेट सर्टेन क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करने की जरूरत है। That's how the balance of life works. सुनो इधर, जो खाओगे उसका क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सक्रीटरी गैस। अब सुनो इधर, रेस्पिरेशन क्या बताया था, रेस्पिरेशन का एक कंपोनेंट था एनर्जी प्रोडक्शन। उसके लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन करोगे तो क्या करना पड़ेगा, एक्सक्रीशन। दैट्स हाउ लाइफ की तमाम प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, रेस्पिरेशन में हमने क्या सीखा था, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हमने क्या क्या सीखा था सर, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्या सीखा था? और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के बाद जब हमने यहाँ देख लिया कि हमारे पास क्या हो गई, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो हमने देखा कि एनर्जी किससे प्रोड्यूस हुई है सर, जो हमने न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम किए हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम किए ऑटोमेटिकली हम क्या कंसिडर करेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे उनके ही हमने क्या प्रोड्यूस करने हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और उन्हीं को क्या करना है हमने बॉडी से एक्सक्रीट करना। तो ये तीनों लाइफ की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, असेंबल होते हैं।
समझ में आया? अभी तो सिर्फ ये बात से आपको बावर कराया गया है कि पढ़ते कैसे। पढ़ाऊंगा तो कल से। अभी हम बेसिक्स, तुम्हारी बेसिक्स सही करूंगा अभी तो मैं। मुझे पता है ना, बायोलॉजी जो बच्चा पढ़ के आ रहा होता है ना, जब एमकेट में वो आके सामने बैठता है, अगर मैं उसको अपने हिसाब से बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दूं, तुम बोलोगे ये जो पढ़ा रहे हो और क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ऊपर से जा रहा है, लेकिन पढ़ा बहुत अच्छा है। देखा? तो ऐसा नहीं करना, समझ आए, तुम सही हो जाओ एकदम, ऐसी तुम्हारी बायोलॉजी हो, तुम जाओ बैठो, तुम्हारे दिल से दुआएं निकलनी हो पेपर के बाद, बस लिख तो लो। कीटोन बॉडी पढ़ाएंगे ना, अभी जल्दी नहीं, एक सेशन का पूरा टॉपिक है मेरे पास, उसमें मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कहां से कौन लिंक कर रहा है, कौन लेकर जा रहा है, कौन लेकर आ रहा है, एक एक चीज। फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेसिव हो तो स्टोर होती हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन एक सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट में स्टोर होती हैं उनके बाइंडर्स के हिसाब से। अगर उनके बाइंडर्स कम हो जाएं और फैट सोल्यूबल विटामिन ज्यादा हो जाएं तो बॉडी उसको एक्सक्रीट करना शुरू कर, वो तो आपको चाहिए चाहिए, डायरेक्टली एक्सीड हो जाएगी, उसको तो रुकना ही नहीं है ना, वो रुकेगी किस बेसिस पे? गैशियस सोल प्ले ज्यादा है, और मैं एक्सक्रीशन यूरिन का, शाबाश, और मैं इजेशन वाला का सॉलिड्स। माइक्रो वाइटामिन, माइक्रो मिनरल्स बोला हुआ, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स बोला हुआ। माइक्रो वाइटामिन क्या होते हैं? माइक्रो मिनरल्स में, या सबसे पहले मैक्रो लिख लो, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फेट। हाँ फास्फोरस हो गया, फास्फेट सही है, एक ही बात, ठीक है। हाँ रेगुलर है ना, ये मैक्रो मिनरल्स है ना, ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए। माइक्रो चाहिए, रेगुलर इज मैक्रो मिनरल्स, जो हमें रेगुलर क्वांटिटी के अंदर चाहिए। ये मैक्रो आर रेगुलर, there is some kind which is known as not regular vitamins, not regular minerals. There is some terminology that should be called as macro minerals or micro minerals. मैक्रो जो स्टफ क्वांटिटी के अंदर चाहिए हो, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो, माइक्रो जो कम क्वांटिटी में चाहिए, इसके अंदर आयरन और ऐड कर दो, मैक्रो हो गया सारा। अब माइक्रो में ले आओ, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, जवान रखोगे खुद को तो जिंक खाओगे, ठीक है। बॉडी के अंदर हेल्दी एक्टिविटी करानी है, निकल खाओ, कॉपर ज्यादा नहीं खाओ, इंतकाल हो जाएगा, ठीक है, कॉपर साथ ऐड कर दो इसके साथ। इसके अलावा बस मेजर तो ये है। फीडबैक सिस्टम में पढ़ेंगे अगली क्लास, कल की क्लास का टॉपिक ही फीडबैक सिस्टम। हाँ ये बता रहा हूँ, देखो भाई, यहाँ पे अनीस हुसैन के 4 कैंपस हैं, आप लोगों को पता ही होगा। इन चारों कैंपस के अंदर बायोलॉजी, जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको मैं लीड करता हूँ। तो मैं तुम लोगों को पहले से बता दूं, एक पढ़ने का फायदा तुम लोगों को मुझसे ये होगा कि तुम्हें पता लग जाएगा हो होने वाला क्या वाला है बायोलॉजी। भाई देखो, असल में मेरा मानना है, मैं तो अपने, खैर मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं असल में अपने लिए पढ़ाता नहीं, ज्यादातर टीचर अपने लिए पढ़ाते हैं, अपने लिए मतलब मार्केट डेवलप हो जाए, बच्चे आ जाएं बहुत सारे, उनको पैसे मिल जाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल से अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, उसकी जरूरत है नहीं मुझे, वैसे भी जिंदगी के अंदर मैंने सर्जन बनना है तो उसके मेरे पैसे आते रहेंगे बहुत सारे आराम से, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है। अपनी मार्केट की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मार्केट बना के मुझे क्या करना है, सर पे बिठा के थोड़ी घूमना, सिंपल सी बात है। मैं पढ़ाता हूँ बेटा इस नियत सिर्फ एक मकसद के लिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना सिर्फ एक मकसद के लिए। आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं
ये सारे ऐसे बच्चे हैं, ये ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो मेडिकल स्कूल जा सकते, उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है, और दूसरा उनको कोई इस किस्म की मोटिवेशन जिंदगी में नहीं मिली हुई कि वो इकट्ठा करके और लग जाए उसके पीछे। तो मैं यहां खड़ा हूं सिर्फ ये दो मकसद के लिए। अच्छा पढ़ाना इज अ पार्ट ऑफ माय, you can say delivering anything. अच्छा पढ़ाना पार्ट है उसका, पूरा कंप्लीट एफर्ट क्या है? मैं तुम्हें आसान सी बात करता हूं, एक बच्चा जो मेरे पास शुरू में एडमिशन लेता है या किसी भी बैच में एडमिशन लेता है, उस बच्चे को इस काबिल कर देना कि वो बच्चा खुद पढ़ने लग जाए। मैं सिर्फ उसको एक रास्ता बनाने के लिए तरीकेकार सिखा दूं, वो मुझे सीढ़ी बना के ना चढ़े, बल्कि वो अपनी सीढ़ियां बनाना खुद सीख जाए। ये मेरी अप्रोच है, पहले ही बता। सो आमतौर पे मैं बायोलॉजी स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ईयर से। मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले टॉपिक पढ़ाता हूँ एंजाइम का। मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे चैप्टर पढ़ाना आता ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर का मतलब है बस चैप्टर में जो लिखा हुआ है वो पढ़ाना है। मैं एक टॉपिक उठाऊंगा, पूरी बायोलॉजी में कहीं से भी लिंक होगा, सारी चीजों को एक साथ लिंक करेंगे, एक पिरामिड बना लेंगे उस टॉपिक का। पेपर में ये थोड़ी आएगा चैप्टर नंबर 3 से ये एमसीक्यू आ रहा है, लिखिए इसका आंसर, ऐसा थोड़ी कुछ आएगा। पेपर में आएगा ये एमसीक्यू, अब इसका कंसेप्ट कितने चैप्टर में, सब एक जगह पे आ गया। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा फेडरल, सिंध, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, सीआईएस, 6 बोर्ड का पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे। अभी आप सीआईएस, कैम्ब्रिज सिस्टम, ए लेवल्स सब पढ़ाऊंगा यहाँ पे। आप लोग अब यहाँ पे आ गए तो फंस गए बेचारे, लेकिन एक बात की गारंटी है, जैसे पिछले साल वालों को दी थी, उससे पिछले साल वालों को दी थी, उससे पिछले साल वालों को दी थी, कंटिन्यूअसली लेगेसी बिल्ड हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। लास्ट ईयर वालों को बोला था तुम लोग जब एग्जाम दोगे ना, बाहर निकल के कॉल करके बोलोगे सर, दिल खुश कर दिया दिल से। अगर दिल नहीं खुश किया तो मुझे बहुत अफसोस होगा, आई विल रिग्रेट इट। फिर क्या करोगे? फिर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे आपके लिए, और ज्यादा एफर्ट करेंगे। आपको लगता है कि अभी जिन बच्चों ने एग्जाम जिनका क्लियर नहीं होगा, उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने उन्हें रिप्लाई नहीं किया, ऐसा हो सकता नहीं। डेली बेसिस पे रिप्लाई जाता है, डेली बेसिस के ऊपर उनको काउंसिल करता हूँ। यहाँ से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर उन लोगों के लिए एक ऐसा सेशन जिसके अंदर उनको आगे गाइड करूँ कि आगे क्या क्या करना है। यही कर सकता हूँ, पीएमसी वालों को जाके मार तो सकता नहीं। देखो सिंपल सी बात है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी एफर्ट कर सकता हूँ, जो मेरे बस में वो मैं करूंगा। ये बात तुम याद रखना, तुम्हारे पीछे नहीं खड़े होंगे, तुम्हारे आगे खड़े होंगे। कोई मसला तुम तक पहुंचने से पहले खुद सोचेंगे उसके बारे में, और उसके पीछे काम करवाना शुरू कर दिया है। मेरी बायोलॉजी की टीम आपके लिए एक खास किस्म के हैंडआउट्स डेवलप किए हमने। उन हैंडआउट्स के अंदर आपको अब सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपीके बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, सीआईएस की अलग अलग बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चैप्टर में एक जगह असेंबल कर दिया सारे पॉइंट्स को। नंबर 1, जो पॉइंट्स नहीं भी कवर हो रहे थे उसके एमसीक्यूज बना दिए, बुक एमसीक्यूज। फिर थर्ड स्पेक्ट्रम में आपको कंसेप्चुअल, और जिसको हम आमतौर पे बोला करते हैं हमारे पास ग्राफिकल क्वेश्चंस, एलिमेंट्री क्वेश्चंस भी दे देंगे। तो एक तरह से आपकी तैयारी उस बेसिस पे हो जाएगी। ये तो कंपल्सिव बायोलॉजी है, ये तो हम सबके। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंटली क्या कर रहे हैं मैं अपने बच्चों के लिए, मैंने जो डाटा लीक हुआ था पीएमसी का, कुछ डाटा मेरे पास पीएमसी का कहीं से आया है, उसको एनालाइज कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। फरवरी तक उसकी मैं सारी टॉपिकल प्रैक्टिस शीट्स बना दूंगा। वो तुम्हें हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ये लो पकड़ो बेटा, पीएमसी के पास ये क्वेश्चन बैंक है, पीएमसी की ये अप्रोच है, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या करना है उसके अंदर। इसके बाद लिटरली और क्या कर सकूंगा, और अगर कुछ कर सका, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन आई, कोई भी अडेप्टेशन लेनी पड़ी, तो फौरन से लेके आपको करा। तो मैं पढ़ाता था यूजुअली, जैसे मैंने बोला, एंजाइम, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और सेल। मेरा मानना है ये बहुत बेसिक्स है बायोलॉजी का, लेकिन क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर काम नहीं किया,
तो मैं आपको क्योंकि ज्यादातर टीचर्स, सारे टीचर फिजियोलॉजी पहले पढ़ाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज हो गया, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हो गया, ये चैप्टर पहले पढ़ाते हैं सारे टीचर। मैं पहले चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 पढ़ाता हूँ बेसिक, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ किसके ऊपर, कोशिश करता हूँ मैं जाऊँ मेजर चैप्टर्स के ऊपर, फिजियोलॉजी के सेक्शन के ऊपर। तो मैं आपको अब, क्योंकि हम स्टार्ट करें, मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा। अब बेसिक्स पढ़ाने के बाद जैसे बेसिक्स कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, मैं आपको स्टार्ट करूंगा। आप लोग बोलो 12, 13, 14 में से जो चैप्टर से बोलोगे मैं स्टार्ट करूंगा, जो बोलोगे 14 से स्टार्ट कर लेंगे, अगर 14 बोलोगे तो 14 स्टार्ट। पहले उसका बॉटनी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। उस 40, सुनो इधर, इसका जो बॉटनी सेक्शन होगा, इसका बॉटनी सेक्शन होगा, वो एक साथ कंप्लीट करूंगा, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से क्या करते हैं, लिंक करते हैं। दैट्स अ फिजियोलॉजिकल बॉटनी, समझ में आ रही है। फिर उसके बाद उसकी जोलॉजी, यानी उसके ह्यूमन पार्ट को और एनिमल पार्ट को एक साथ कवर करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और फिर जैसे ही हमारे पास और काम होगा तो फिर इनसे लिंक जो चैप्टर होंगे वो एक साथ असेंबल करना शुरू करेंगे। जब तक हम ये खत्म करेंगे मोस्ट प्रोबेबली हमारी बुक 1 बन चुकी होगी, तो फिर बुक 1 में से हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेंगे। तो पहले फर्स्ट ईयर को हिट करेंगे, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर पढ़ के बकवास आए नहीं पढ़ के आए हो। असल में पता है तुम लोगों को रिड्यूस सिलेबस पढ़ने को मिला, ऑनलाइन ऑफलाइन चलता रहा, अजीब ड्रामा चलता रहा एक, उसमें नहीं समझ में आया तुम लोग। तो तुम लोगों की उस तरह की बेसिक्स नहीं बनी जिस तरह की बननी चाहिए। ये वाली एक्सक्रीशन प्रोटीन है, ये प्रोटीन की है, ये न्यूक्लिक एसिड। हाँ, ये सुन लो एक चीज, अभी सुन लो। कॉलेज, इट मी, अगर तो प्राइवेट कॉलेज है एक अलग बात है, बट गवर्नमेंट कॉलेज है तो इट मींस जीरो। जिंदगी के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उनकी। आप रोज कॉलेज जाओ और फिर आप देख लो अपना हाल को, सिर्फ 4 से 6 घंटे जाया करो, सीधी सी बात है। मैं तुम्हारी जगह हूं, मैं कॉलेज ना जाऊं, सिंपल। देखो, डर का बिजनेस पाकिस्तान में करना आसान है। मैं तुम्हें डरा दूं, बेटा ये जो टेस्ट है ना, ये किसी से पास ही नहीं होता बेटा, शुरू हो जाऊं मैं, नारे लगाना शुरू कर दूं, 2 दिन में हमारे 5, 8, 10 बैच भर देंगे लोग। बेटा डर पैदा करना तुम्हारे अंदर बहुत आसान काम है, डर निकालना मुश्किल। उन्होंने तुम्हें डरा दिया, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुमने बोला हाँ, बर्बाद जिंदगी। मुझे बोला था, कसम से मुझे बोला था, मेरा कॉलेज था डीजे कॉलेज, पता नहीं तुम में से बॉयज में से किसी का, हाँ, डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में। मेरे फादर को बहुत शौक था, आदम जी में अच्छा खासा एडमिशन ले रहा था मैं, लेकिन मेरे फादर को बहुत शौक था कि डीजे जाऊं मैं, तो भेज दिया उनको। फर्स्ट ईयर में तो चला गया मैं 1 महीने, सेकेंड ईयर में मैंने बोला जाऊंगा ही नहीं। उनका घर लेटर आया मेरे पास कि हम रेस्टिगेट कर देंगे बच्चे को, गवर्नमेंट कॉलेज से लेटर आया, सोच सकते हो आप। मैंने बोला जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम ये। मैं गया, 1 दिन गया, उन्होंने बोला कार्ड नहीं मिलेगा, कार्ड नहीं मिलेगा तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। मतलब देखा जाएगा। भाई मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं इनके एडमिट कार्ड के चक्कर में। 1 हफ्ता गया, किसी तरीके से मैंने कार्ड निकलवा दिया, कैसे निकलवाया, रोना धोना गाना डाल के भाई। मैं तो भाई प्रैक्टिकल चेक कराने जाता था, ऐसे ही गया गया उनको जाके बोला सर, उन्होंने क्या हुआ, मैं मास्क लगाया हुआ हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 की, तब मास्क लगाना कंपल्सरी नहीं होता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या है, मैंने बोला मास्क लगाया। जैसे ही मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा, मास्क क्यों लगाया। मैंने बोला सर टीबी हो गई। उन्होंने बोला तुम वहां बैठो। ड्रामा मैं लेवल का हूँ, आपकी सोच है, फिल्म पूरी की पूरी। उन्होंने जब ये बोला टीबी, अच्छा मैंने मासूम दे, से सांस लेने में मुश्किल हो, सर परेशान। सर ने बोला बेटा मैं चेक करके दे रहा हूँ। तो मैं बाहर निकला, मैंने टीबी। नहीं, हेपेटाइटिस सी भी करा लिया था, फिजिक्स वाले चेक ही नहीं कर रहे थे यार, खड़ूस थे।
एक कुछ नहीं किया, कुछ मेडिसिन खरीदी मार्केट से जो हेपेटाइटिस सी की। चीता था मैं, आज भी हूँ। उनके सामने निकाली, उन्होंने बोला ये किसकी मेडिसिन है, तो हेपेटाइटिस सी हुआ। उन्होंने मुझे यूं देखा, उन्होंने मेडिसिन देखी, उन्होंने बोला तुम ये खा। मैंने बोला सर मैं खा के आता हूँ। तो रूम में गया, जल्दी से जेब में डाल, वापस आ गया, आके खड़ा हो गया। उन्होंने आके बोला, उन्होंने बोला बेटा जाओ घर पे आराम ऑन है। यही तो मैं चाहता था, घर आया आराम से। मैं डरता नहीं था, मुझे किसी चीज से डर नहीं है। जब भी डर नहीं लगता था, आज भी डर नहीं लगता किसी भी चीज से। अल्लाह के अलावा किसी भी चीज से तब भी मैं नहीं डरता था, आज भी नहीं डरता किसी भी चीज से। ना फेलियर से, ना डिसअपॉइंटमेंट से, ना अपनी जिंदगी में कामयाबी से। चुपकली से क्या करना, चुपकली क्या करेगी, इतनी सी तो होती हो बेचारी। कॉकरोच डाइसेक्ट करते हैं तो उससे डरूंगा मैं? ये तुम क्या, तुम लोग कहाँ रहते हो बेटा, गटर में पले हो? कॉकरोच, चूहे, चुपकली। भाई देख रहे हो, लड़के बेचारे कुछ नहीं बोल रहे, लड़के बोला चुपकली कॉकरोच। अब तुम लोग कहाँ पले हो? नहीं भाई कि इस इन चीजों से क्यों डरोगे? सॉरी, कुछ बोले बॉयज में से, कोई कुछ बोले? किचन में ज्यादा आते हैं, ये बच्चे का बड़ा एक्सपीरियंस है किचन का। ऐसा कर यार। अच्छा हाँ, ज्यादा सही बात है। अच्छा, क्या खरीदनी चाहिए? मैं यही तो बता रहा हूँ, सुनो। कॉलेज गया, आउट ऑफ द इक्वेशन, राइट। और तुम्हें एक बात बता दूं, कॉलेज गया था मैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देने। सर शाहिद हैं, पता नहीं तुम लोग जानते हो नहीं जानते हो। उन्होंने केमिस्ट्री का जर्नल देखा, एक दफा मैं चेक हुआ था। उन्होंने प्रैक्टिकल कॉपी उठाई, जीरो लिखा सबसे पहले। जहाँ प्रैक्टिकल जर्नल का मार्क था उधर लिखा जीरो। और उन्होंने बोला आप सॉल्ट सेलेक्ट कर लो सेकंड ईयर में। लड़कियां होती रोना शुरू कर देती, मुझे रोने का कोई डर नहीं था। मैंने बोला यार ये क्या, ये है ना, अभी देखो आप, मैं प्रैक्टिकल ऐसा करके दिखाऊंगा, आपकी सोच है। मैंने प्रैक्टिकल के लिए सॉल्ट उठाया, गया फटाफट जाके मैंने सॉल्ट के रिएक्शन स्टार्ट किए। इतनी देर में उन्होंने अनाउंस किया कि कोई ऐसा बच्चा है जिससे हम अपनी मर्जी के क्वेश्चन पूछें, वो जवाब दे दे तो हम उसको पूरे नंबर दे देंगे, ये ड्रामा व्रामा। तो सबसे पहले मैंने देखा सब कोई खड़ा कर रहा है नहीं, फिर मैंने छोटा सा हाथ खड़ा करते हैं ना, एक होता है हाथ खड़ा करना और एक होता है छोटा सा। मैंने छोटा सा हाथ खड़ा किया, उन्होंने मुझे बुला लिया। उन्होंने 10 इक्वेशन के रिएक्टेंट बना के दे दिया और बोला प्रोडक्ट बनाओ। बच्चों वाला काम था, मैंने धड़ 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 5 मिनट में, मुश्किल से 5 मिनट में होंगे, दे दिया। सर शायद मैं यूं देखा और मुझे यूं देखा। हाँ, उनको लग रहा था मुझे कि कुछ हो गया, ठीक है, तो पैरालाइज हो गए। सो बेचारों ने मुझे क्या प्रैक्टिकल कंप्लीट करने भी नहीं दिया, 14 मार्क्स दिए। बोले ये कैसे किया तुमने? मैं सर इसका रिएक्टेंट आप इससे कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाली चीज यहाँ पे एंटर होगी, इसका ये पोलर होता है, इसका ये पोलर होता है, इसमें यहाँ पे ऐड होगा, धड़धा धड़। उनको पता है, उनका दिमाग खुल गया। क्यों? मैं पढ़ता था, मेरे कंसेप्ट वहां सही। तो जब आपके कंसेप्ट सही होंगे, आपसे वो लेंगे वाइवा, और आप दोगे लेवल का वाइवा, तो वो खुद आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं आपके थ्योरी के मार्क्स ज्यादा हैं। तुम उनसे डरो नहीं, तुम उन ये याद रखो कि वो तुमसे क्यों डरते हैं, कि अगर तुम अच्छे बच्चे हुए और उन्होंने प्रैक्टिकल में फेल कर दिया तो उनके अपने कॉलेज का रिजल्ट खराब हो जाएगा। ये सोचो। 4-5 घंटे दिन में बच गए। आप, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पहले सेकंड ईयर पढ़ाऊं और फिर बाद में फर्स्ट ईयर पढ़ाऊं और जिंदगी तुम्हारी सही नहीं। तुम्हारे एग्जाम, जब बोर्ड एग्जाम होंगे उसके आसपास तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा पहले। मैं फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेजर हिस्सा सेकंड ईयर कवर करा दूंगा सारी की सारी, फिर फर्स्ट ईयर के बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे। दैट्स हाउ आई विल अप्रोच द होल एमडी का। फायदा क्या होगा, तुम बायोलॉजी के अंदर सारा सेकंड ईयर पढ़ के चले जाओगे, वही तुम्हारे एमकेट लेवल पे पढ़ते होगे तो सिन बोर्ड लेवल पे तुम्हें चाहिए क्या होगा, बच्चों वाला होगा वो तुम्हें। एग्जाम प्रिपेयर करना पहले ही आसान, चीजों को दिमाग में रखोगे, समझोगे, मेमोराइज करोगे तो लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में कुछ। तीसरी चीज, मैं अगर तुम्हारी जगह हूं, मैं एक बात ठान लूं, अगर मुझे मेडिकल स्कूल जाना है, एमबीएस करना है, तो दैट्स इट, मेरी जिंदगी के अंदर
अगले 10 से 11 महीने के लिए सब कुछ एलिमिनेट हो गया, एवरीथिंग। मैं शादी में भी नहीं जाऊँ, मेरे जाने से किसी की शादी रुकनी नहीं है, और मैंने अपने 2 घंटे जाया करके अपनी एमबीबीएस की सीट खराब कर दी। बाहर दोस्तों में बैठते हैं, लड़कों का बोल रहा हूं मैं, टाइम कम, यार ब्रो तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ, दोनों के फ्यूचर बेहतर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जिंदगी में यूनिवर्सिटी में होंगे तो हम बैठेंगे नहीं, घूमने जाया करेंगे, बिकॉज लाइफ में जिंदगी के अंदर बहुत सुकून होगा। नाउ इट्स द टाइम टू इम्प्रूव योरसेल्फ, टू वर्क ऑन योरसेल्फ रादर देन अपना टाइम किसी से शेयर करें। जरूरत है फ्रेश होने की, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट 50 मिनट बहुत होते हैं यार। अगर इससे ज्यादा टाइम जाया कर रहे हो वो टाइम जाया ही है। सो मैं सबसे पहले अपने माइंडसेट को ठीक करूं, फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, जो जो चीजें आपको प्रोवाइड की जाए वो फटाफट पढ़ के आए। सर इसमें से ये क्वेश्चन, सर ये नहीं समझ में आ रहा, सर ये बताएं ये क्या है। फिर क्या होगा, इसका मतलब है वो सब तुम्हें आ जाएगा। जब तुम्हें सब आ जाएगा तो मैं तुम्हें पढ़ाऊं क्या, तुम खुद ही कामयाब हो जाओगे। सिर्फ 2 चीजें चाहिए, जिद जिसे हम स्टबर्ननेस बोलते हैं, होना जरूरी है, डिटर्मिनेशन, दिल से लग के करें। क्यों मैम, ठीक है ना? यस, जाके ठीक है। क्या मिलेगा मुझे एट द एंड ऑफ दिस सेशन? ट्रीट लूंगा, मिठाई क्या, अभी मैं ट्रीट लेकर आया हूँ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 180 प्लस 175 प्लस मार्क्स हैं, उन्होंने मुझे बोला सर कहाँ चल रहे हैं आप। मैंने बोला क्योंकि पूरे साल में मैं मेरा चलता है, देखो मैंने किया ना काम तो मुझे खाना चाहिए सिंपल है। तो उन्होंने मुझे बोला सर कहाँ चल रहे हैं, मैंने बोला चलो चलते हैं, आओ तुम्हें ट्रीट देते हैं। फिर हम बैठे आराम से एंजॉय करके हमने खाया, बॉयज के साथ अलग खापे पे फुल ऑन, लेकिन पढ़ने वाले तुम पढ़ोगे नहीं, सिर्फ खापे के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। सही है, मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट्स, बस। समझ आ गई? कोई मसला हो आके मुझे बोलना है, सर ये मसला चल रहा है। यस, क्वालिटी कुछ नहीं होती इंसान के अंदर, इंसान सबके अंदर, यहाँ पे बैठा हर बच्चा अपने आप में एक कामयाब इंसान है, लेकिन अगर वो अपने आप को सही से पहचान ले तो। पहचानेंगे कैसे? मैं सबसे पहले देखूंगा कहाँ कहाँ मुझे मसला होता है सबसे बड़ा, जिंदगी के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर एकेडमिकली मुझे बहुत मसला हुआ है, सबसे पहले। फिर दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ, मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि कंसेप्ट सही होता है। तो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक कम सॉल्व किया। मुझे नॉलेज एक्वायर करना बहुत जरूरी होता था, मेरे लिए हर चीज को दिमाग में बिठाना जरूरी होता था, तो मैंने उसके लिए बुक्स ज्यादा पढ़ी। 3 तरह के बच्चे होते हैं हमारे पास। एक वो बच्चे जो सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तमाम रीडिंग मटेरियल पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देसी फुल ऑन पाकिस्तानी कॉम। दूसरी हमारे पास आती है वो कॉम जो कि पहले एमसीक्यू सॉल्व करके ये देखती है कि किस तरह से लाइंस आती हैं बुक की, फिर वो बुक पढ़ते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। थर्ड टाइप कौन सी होती है, जो बोलते हैं यार एमसीक्यू कम सॉल्व कर लेंगे, अच्छे सॉल्व कर लेंगे, पता है, लेकिन जो अक्वायर करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। दे टेक टाइम इन दैट acquiring the whole। सो आप कौन से हो, आप अपने आप को पहले क्लासिफाई करें, फिर उस हिसाब से सबकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से एक गाइडेंस मैकेनिज्म पे। क्वालिटी क्या होती है इंसान के अंदर, 2-3 मेजर क्वालिटीज होती हैं हर किसी इंसान के अंदर। अगर मैं आपको बोलूं आपने करना है और आपने डिसाइड कर लिया करना है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कामयाब होने के लिए? सबसे बड़ी कामयाबी पता है क्या है? जब आप यहां से सुकून में होकर कामयाब हो। मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे दोस्त मेरे साथ अगर एक्सेल कर रहे हैं चीजों। गांव में जब मैं सेकेंड ईयर 3rd ईयर 4th ईयर में था,
तो मैं क्या करता था एग्जाम से पहले, मुझे सुबह बोलते थे यार मजे ये टॉपिक नहीं पढ़ा, क्या करना है? काफी सारे दोस्त, मैं बोलता था पहुंच जाओ इस टाइम पे 10 बजे, एग्जाम है 3 बजे। बोले क्यों? मैंने बोला 10 बजे पहुंच जाओ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो वो उन्होंने पढ़े ही नहीं होंगे, मुझे पता था, क्योंकि उन्होंने वो बुक्स छेड़ी नहीं है। मैं बैठता था, बोलता था सारे बताओ, ठक अटक सबको सिखा दो। उससे क्या फायदा होता था? दो फायदे। एक तो मुझे वो चीज बहुत अच्छे से आ जाती, लेकिन उससे ज्यादा क्या फायदा होता था? वो लोग मेरे लिए दुआ करते। बस खत्म हो गई, जरूरत ही नहीं है और बाकी तो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ। दूसरी क्वालिटी किसी के अंदर अगर ये होगी तो ऑटोमेटिकली वो ये सब करेगा इसके अंदर। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स को एसोसिएट करके रखना। सारे मसले निकाल लिया मैंने, और एक दिन मैंने सर को बोला सर इतना टाइम चाहिए, किस दिन हम बैठ सकते? सर ने बोला इस दिन बैठेंगे। हम पहुंच गए सर के पास, और सर के पास बैठ गए और अपने सारे मसले हल कर लिए। सर आपसे एक बात करनी है, एक एग्जांपल। सर ये मसला आ रहा है, बताएं क्या करें? सर कोई और टाइम मिलेगा? सर मैं आपको मैसेज करके पूछ, आप पूछोगे नहीं, अपना मसला डिस्कस ही नहीं करोगे तो मैं कैसे जानूंगा? मुझे वही का नुजुल नहीं होता। रात को सो रहा हूँ, आए जिनका ये मसला चलता रहता है, नहीं होता। आप मसला डिस्कस करोगे तो बताएंगे आपको। ये मसला नहीं होता सर, पढ़ना नहीं है, ये मसला नहीं है, ये मसाइल है। ओके, कह रहा हूं, कोई हेल्प चाहिए मुझे बोलोगे, जो जितना टाइम मेरे पास मौजूद होगा सब आपको मिलेगा। बस मैं आपसे चाहता क्या हूं, आप कभी अपनी लगन कम ना हो, कभी अपने अंदर से उस ख्वाहिश को खत्म, मिलेगा ये कामयाबी तुम्हारे रास्ते खुद ही ढूंढे। समझ रहे हो? हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो। और देखो, एक बात याद रखना, एक बात ये इसलिए है क्योंकि पहली क्लास है ऑफिशियली। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में सबसे कामयाब, देखो दुनिया में हर चीज आसान है, कमाना या मिलना। तालीम हासिल करना मुश्किल काम है, एक क्लिक है, जस्ट वन क्लिक। मैं किसी चीज को टाइप करूं और धड़ करके गूगल करूं, आंसर मिल जाएगा। तालीम बहुत, तुम मुझे इतने पैसे दे रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 महीने के 40,000 रुपए दे रहे हो, तुम 4,000 रुपए में पढ़ रहे हो। स्किल सीखना मुश्किल काम है? नहीं। 2,000 में इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स हो जाता है, 4,000 के अंदर कंप्यूटर IT डेवलपमेंट हो जाती है, 10,000 महीने के दोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाएगी। मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम पता है क्या है? एटीट्यूड। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड? एटीट्यूड इज लाइक, दुनिया में 4 तरह के एटीट्यूड है। सबसे पहला एटीट्यूड बूढ़ों का एटीट्यूड। कैसा? इगोइस्टिक। क्या? अच्छा कर लिया तुमने, हम अपनी जवानी में ये कर दे देगा, आपके करने का कोई फायदा ही नहीं रहा, सब बर्बाद कर दिया। हाँ, सेकंड में बर्बाद कर दिया हूं। बहुत सारों का एटीट्यूड ऐसा है। दूसरा, थोप्पो एटीट्यूड, क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड। ये ग्रीन पेन है, रेड क्यों नहीं है? ए, रेड ये रहा ना, नहीं ये ग्रीन क्यों नहीं है, ये रेड क्यों नहीं है? नहीं, अप्रोच कैसी है? क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड है। हर किसी का है, ढूंढते जा रहा हूं मार्केट में तो यही मिल रहा है, सिर्फ यही मिल रहा है। कोई किसी के लिए नहीं है, सब किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, कमाल हो गया, उसने कमाल काम कर दिया, उसने जिंदगी में कोई एक छोटी मोटी गलती कर दी होगी, एक दफा सिगरेट पी लिया होगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितना अच्छा बंदा है, लेकिन इसने एक दफा सिगरेट, सब बर्बाद कर दिया। सुनो इधर देखो, थर्ड एटीट्यूड, वो एटीट्यूड जो टिक जो टिकटॉक देखने वाले लोग होते हैं, उनके लिए एटीट्यूड है। जो दुनिया को फॉलो करते हैं उनके लिए एटीट्यूड है। वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं क्या, जब ये सामने वाला कुछ काम नहीं कर रहा है,
बट बोल रहे यार समझ नहीं आ रहा ना, इसलिए क्या काम कर रहा है यार ये, बहुत ही अलग लेवल चल रहा है, समझ का कुछ नहीं आ रहा उसका। थर्ड है, दुनिया में सबसे कमाल है फोर्थ एप्रिशिएटिव इंडेक्स एटीट्यूड। एक आसान सी बात बोलूं, यहाँ पे नीचे गार्ड बैठे होते हैं, मैं उनको रोज अगर ये बोल के जाना शुरू करता हूँ, रोज बोल के जा रहा हूँ कि यार आप जो काम कर रहे हैं ना, उसकी वजह से हम सबकी प्रोटेक्शन है, बस मैं ये बोल के चला जाता, उसके बाद पता है क्या होगा, अगली दफा जब भी आऊंगा ना, वो हमारी प्रोटेक्शन और ज्यादा दिल से करेंगे। कार्ल रॉबिन्सन से दुनिया के अंदर एक्सट्रीम किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस था, कार्ल रॉबिन्सन ने उस इकोनॉमिक क्राइसिस में एक कंपनी से 6 कंपनियां खड़ी कर दी। कैसे? उससे पूछा किसी ने, तो उन्होंने बोला मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक बात पता है, सही लोग सही काम के लिए रखकर उनको सिर्फ अप्रिशिएट करते रहो, वो खुद अपनी कंपनी समझ के आपकी कंपनियां बिल्ड करते हैं। खुद को अप्रिशिएट करो, अगर तुम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हो तो खुद को अप्रिशिएट करो कि आज तुमने ये काम किया है, ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिले और तुम और पढ़ सको। इंसान कहीं से मोटिवेशन अक्वायर नहीं करता, अपने अंदर होती है मोटिवेशन, उसको निकालो बाहर। मुझे साल भर ये कंप्लेन या ये मैनेजिंग सुनने को ना मिले कि भाई सर हमारा दिल नहीं लग रहा था, नहीं, समझ आ रही है? बाकी कोई भी मसला होगा मैं हल करूंगा। अपना ख्याल रखो, कब मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ये सारी बातें अब कल से नहीं होंगी, कल से स्ट्रेट क्या होगी, बस सीवियर किस्म की पढ़ाई। अल्लाह हाफिज। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, कौन है?